तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा एक्सरसाइज चल रहे थे प्रश्नावली 6.4। इस एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डी में और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ए बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी क्या था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, एक त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं डी ई एफ। ये दो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखूं, दिया गया है, क्या दिया गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। दोस्तों हम एक बात बताए थे आपको, यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ। यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे, जैसे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ समरूप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इस दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजा का अनुपात का वर्ग होगा। जैसे ए बी का संगत भुजा कौन है, डी। ए बी का संगत भुजा डी, तो मतलब ये कैसा लिखा जाएगा, ए बी बटे डी ई का स्क्वायर। उसी प्रकार बी सी का संगत भुजा कौन है, ई एफ का स्क्वायर। उसी प्रकार क्या है, सी ए बटे एफ डी का स्क्वायर। कुछ ऐसा होगा जो कि हम नियम में पढ़े थे। यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे, जैसे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप है, क्योंकि दे दिया गया, तो इस दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा हमेशा उसके संगत भुजा का अनुपात का वर्ग होगा, हमेशा उनके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होगा। ये देख सकते हैं, लेकिन हमको इतना तो लिखना नहीं, हमको मतलब किससे, ई एफ और बी सी से, मतलब ई एफ और बी सी, हमें सिर्फ मतलब है ई एफ और बी सी। तो ऊपर दिख रहा है ए बी सी, यानी पहले हमको बी सी ला लिखा है, बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर। आपको सिर्फ इतना से मतलब, ये भी लिख सकते थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, आपको पहले ही बोल दिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना, 64 मिलियन। और बटे त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों, 121। बी सी दिया, बी सी तो ज्ञात करने बोला गया, बी सी और बटे ई एफ कितना 15.4 और इसका स्क्वायर। तो दोस्तों ये स्क्वायर में, जब इसको स्क्वायर में हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। इसलिए बी सी बटे 15.4 बराबर, ये स्क्वायर हटाना है तो इस पर रूट अंडर हो जाएगा, रूट 64 बटे 121। तो दोस्तों जो किसके बराबर होगा, बी सी बटे 15.4 बराबर 8 बटे 121 का 11 होगा। अब ये भाग में तो उधर जाके गुना में, बी सी बराबर 8 बटे 11 गुना 15.4। अब देखिए 11 से 15.4 की एक रकम 11, 15 में 11 गया 4 पर 4 44, 11 चौके 44, 1.4 आएगा दोस्तों। तो बी सी का मान क्या आएगा, 14 8 गुणोत्तर से, यानी 8 चौके 32, हाथ में 3, 8 कम 8 9 10। दोस्तों बी सी का मान आ चुका 11.2 सेंटीमीटर। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी, एक दोस्तों समलंब चतुर्भुज ए बी सी जिसमें ए बी समांतर डी सी। हाँ ध्यान दीजिए, एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी। तो चलिए एक समलंब चतुर्भुज मान लेता हूँ, और जिसमें देखिए कंडीशन क्या दिया है, जिसमें ए बी समांतर डी सी, यानी ए बी समांतर डी सी है, मतलब समलंब चतुर्भुज का कुछ फीचर ऐसा है कि विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका विकर्ण इस पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसका विकर्ण इससे, तो इस पर बिंदु को पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ये बराबर 2 CD हो तो त्रिभुज ए बी और त्रिभुज सी डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या था। तो सबसे पहले दिया, क्या दिया, ए बी बराबर 2 CD, ये दिया गया। और दूसरा दिया दोस्तों
ए बी समांतर है डी से। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ए बी समांतर डी सी, कोई भी चीज ए बी समांतर है डी सी, कोई भी चीज यदि समांतर होगा तो ध्यान दीजिएगा उसका एकांतर कोण और संगत कोण हमेशा बराबर होगा। नहीं समझे? यानी ए बी समांतर डी सी है तो ये जो इसका ये हुआ एकांतर कोण और ये एकांतर कोण हमेशा आपस में क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। अर्थात एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। कारण क्या लिखेंगे? एकांतर कोण, एकांतर कोण। उसी प्रकार दोस्तों एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी एंगल ओ सी डी के बराबर है। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी। इसका भी कारण लिखेंगे एकांतर कोण। अब बताइए एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ डी सी, एंगल ओ ए बराबर एंगल ओ सी डी। अब कुछ और त्रिभुज दिख रहा है एंगल ए ओ बी, हमको किसका बात किया गया? एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी। तो क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। अब ये देखिए इसको हम एंगल लिख देते हैं, एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो गया? एंगल सी ओ डी। कारण सर ये क्यों लिखे? ए ओ बी सी ओ डी, ये क्या कहलाते हैं? शीर्षभिमुख कोण। तो ये कारण लिख देंगे यहाँ पर शीर्षभिमुख कोण, शीर्षभिमुख कोण, शीर्षभिमुख कोण। और ये दो चीज तो आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी। कारण एकांतर कोण। उसी प्रकार एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी, कारण एकांतर कोण। अब यदि ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ए ओ बी समरूप है ट्रायंगल सी ओ डी। कौन सा? ए ए ए, ए ए ए समरूपता, समरूपता प्रमेय से। अब जब ये हो जाए, हम लोग कंडीशन एक चीज पढ़े थे, यदि कोई भी दो चीज को, तो पहले हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको समरूपता दर्शाना पड़ेगा। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल निकालिए, तो अब हमको इसका समरूपता दर्शाना पड़ेगा। समरूपता दिखा दिए ए ओ बी और सी ओ डी। तो अब इसका मतलब वो कि हम इसको क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों? अब कंडीशन किसका बात किया गया? ए बी और सी डी की बात हुआ। तो ए बी का संगत भुजा कौन हुआ? ए बी का संगत भुजा हुआ सी डी। इसलिए ए बी बटे सी डी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। स्क्वायर क्यों? क्योंकि जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाता है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाता है, तो उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो ए भी दोस्तों कितना है? 2 CD। ए बी के जगह पे लिख दिया 2 CD और नीचे सी डी और इसका स्क्वायर, ये कट गया, नीचे कुछ रहते तो 2/1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 4, 1 का स्क्वायर 1, अर्थात 4/1। तो ये हुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? आकृति 6.44 में एक ही आधार। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया? एक ही आधार। जब भी बात हो एक ही आधार, तो आपके दिमाग में आधार शब्द सुनते ही क्या है? आपके दिमाग में आधार शब्द सुनते ही क्या आता है? आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात किया गया, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज, देखिए BC पर 2 त्रिभुज। अब ध्यान दीजिएगा, एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और त्रिभुज DBC है। यदि ADBC कोण O पर, यदि AD BC कोण O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल AO/D हो। ध्यान दीजिएगा। अब इसको करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अब आपको ये जब बोला तो आप आधार की बात किया, आधार जैसे आया तो आपके दिमाग में क्या आया हो कि सर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई का बात होना चाहिए। आप पिक्चर में तो ऊंचाई दिया नहीं, मतलब शीर्षलंब की बात, शीर्षलंब तो दिया नहीं, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि AM और
DN आधार BC पर शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। तो AM और DM 20 आधार BC पर शीर्ष लंब है। और क्यों की बात अब क्यों मानेंगे? क्योंकि देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई तो ABC में हमको ऊंचाई कहाँ पता चल रहा है? ऊंचाई तो 90 डिग्री बनाएगा ना, इसीलिए हमको एक शीर्ष लंब मानना पड़ेगा। शीर्ष लंब मतलब 90 डिग्री। तो AM और DN 20 आधार BC पर शीर्ष लंब है। अब क्या करना, त्रिभुज ABC अब हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कुछ ऐसा होता है। और हमको बात किसका किया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC का। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार। आधार हमारा क्या, आधार तो 20 ही है, क्योंकि दोनों का आधार एक ही आधार 20, दोनों का आधार तो 20 ही। 1/2 गुना आधार, आधार है 20, इसे भी देखिए पता चल रहा है 20। और गुना ऊंचाई, ऊंचाई कौन है, जो 90 डिग्री बनाया A है। और बटे उसी प्रकार 1/2 गुना आधार कौन हो गया 20, दोनों का आधार एक ही है 20, गुना ऊंचाई कौन होगा DBC का जो 90 डिग्री बनाया D है। आप देख सकते हैं ये कट गया, AM/DN ये हो गया समीकरण। अब यहाँ हो गया ये AM/DN, लेकिन हमको तो सिद्ध करना है AO/D। तो ये कैसे सिद्ध हो, तो इसका मतलब है कोई ना कोई त्रिभुज ऐसा होगा जिसे हमें समरूपता दर्शाना पड़ेगा। और कोई त्रिभुज दिख रहा, हाँ त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO दिख रहा। तो लिखेंगे त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में तो क्या हो जाएगा। अब देखिए AMO और DNO देख सकते हैं 90 डिग्री बना है। इसको लिख दें डायरेक्ट, एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल DNO। कारण क्या लिखेंगे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री दर्शा दिए, तो ये दोस्तों इसका जो शीर्ष विमुख कोण है ये भी तो बराबर होगा। ये शीर्ष विमुख कोण एंगल AOM बराबर एंगल DO, एंगल AOM बराबर एंगल DOM। कारण दोस्तों क्या लिखें, शीर्ष विमुख। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज AMO समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DNO। कौन सा, A समरूपता प्रमेय। अब जैसे ये दोस्तों सिद्ध हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल को हम इसके क्षेत्रफल के अनुपात को हम लिख सकते हैं। त्रिभुज त्रिभुज A और इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल एक और तरीका समझिए। इसका मतलब यही हुआ AM/DN बराबर MO/NO बराबर AO/DO। ये हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जाने थे जब कोई भी त्रिभुज समरूप होंगे तो उसके संगत भुजा क्या होंगे, संगत भुजा का अनुपात भी तो बराबर होंगे। यानी AM का संगत भुजा कौन है, DN, AMO कौन है, MO का संगत भुजा कौन है, NO, MO/NO, और AO का संगत भुजा कौन है, DO, ये भी बराबर होंगे। ये चीज जानते हैं। तो समीकरण 1 से हमारा क्या आ चुका है, समीकरण 1 से देख सकते हैं AM बराबर AM/DN बराबर किसका है, AO/D, AM/DN बराबर AO/D। तो AM/DN के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AO/D, यानी AM/DN, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं AO/DO। इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल दोस्तों क्या आएगा, AO/D। और बस हमें यही सिद्ध करने को कहा गया। तो चलिए दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग हो। दो त्रिभुज बोल रहे हैं, यदि दो समरूप त्रिभुज मतलब आपके सामने दो समरूप त्रिभुज मान लेते, चलिए एक माने ए बी सी और दूसरा मान लिया डी ई एफ। यदि दो समरूप त्रिभुज, क्योंकि बोल दिया जा रहा, माना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, अब बात हो रहा है क्षेत्रफल, तो बताइए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, ए बी और इसका संगत भुजा कौन है, डी ई, इसका स्क्वायर। उसी प्रकार बी सी और बी सी का संगत भुजा कौन है, ई एफ, इसका स्क्वायर। उसी प्रकार दोस्तों ए सी या ए सी बटे डी एफ का क्या होगा दोस्तों, इसको समीकरण 1 कर देता हूँ। आगे बोला गया दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हों, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ऐसा भी दिया गया। तो दोस्तों ये जब इसके नीचे आएगा तो ये गुना में इधर आके त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जब इसके नीचे आएगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो दोस्तों ये किसके बराबर है, 1। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए बी बटे डी ई का स्क्वायर, देख सकते हैं ये 1 के बराबर, चूंकि ये भी तो 1 के बराबर, मतलब ये पूरा 1 के बराबर। ए बी बटे डी ई का स्क्वायर, बी सी बटे डी एफ का स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी 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 एफ का स्क्वायर, डी एफ का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी कैसे है, क्योंकि ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ये डी स्क्वायर इधर आ जाएगा ना, तो स्क्वायर स्क्वायर करके ए बी बराबर डी हो गया। उसी तरह बी सी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, कोमा उसी तरह क्या हो जाएगा, ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा। तो बताइए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ। कौन सा प्रॉपर्टी लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एस 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 समरूपता प्रमेय दोस्तों सिद्ध हो चुका, यानी ये दोनों आपस में, ये दो त्रिभुज समरूप सर्वांग सम। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ये है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन से, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा, ए बी बी सी और सी ए की मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो देखिए दिया गया, तो क्या बोला है, एक त्रिभुज ए बी सी, तो लो दोस्तों एक त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ, यानी इसका मध्य बिंदु ये डी है, इसका मध्य बिंदु दोस्तों ई है और इसका मध्य बिंदु दोस्तों एफ। तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों डी ई और एफ आपस में एक त्रिभुज है। त्रिभुज डी एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले दिया गया क्या दिया गया, एक त्रिभुज ए बी सी
की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। दोस्तों ये दिया गया, सिद्ध करना है, क्या निकालना दोस्तों? त्रिभुज डी एफ और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अर्थात दोस्तों त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या इसी का अनुपात निकाले बोला क्या? त्रिभुज डी एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं? डी बी। ए डी बराबर डी बी, क्यों? अभिसंधान है। उसी प्रकार बी ई बराबर क्या लिख सकते हैं? ई सी। ए एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? एफ सी। चूंकि कारण क्या लिखेंगे दोस्तों? चूंकि डी ई और एफ, डी ई और एफ क्रमशः ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है, जो कि पहले कह दिया था। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई और एफ। इसीलिए अगर मध्य बिंदु है डी ई और एफ, यदि ए बी का दोस्तों मध्य बिंदु है डी, इसका मतलब क्या हुआ? ए डी बराबर डी बी लिख सकते हैं। उसी प्रकार ए बी मध्य बिंदु है बी सी का, इसका मतलब बी ई बराबर ई सी लिख सकते हैं। उसी प्रकार एफ है मध्य बिंदु ए सी का, तो ए एफ बराबर एफ सी लिख सकते हैं। चूंकि डी ई, वही बात लिखी, चूंकि डी ई और एफ क्रमशः ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा? डी ई बटे ए सी का स्क्वायर, डी ई बटे ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। दोस्तों ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर डी ई बटे ए बी का स्क्वायर। ए बी बराबर दोस्तों क्या है? ए बी बराबर दोस्तों, ए बी बराबर है हमारा 2DE। ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 2D। ए बी आप देख सकते हैं 2DE लिख सकते हैं, तो DE और बटे ए बी को क्या लिख सकते हैं? 2DE का स्क्वायर। डी स्क्वायर कट गया, 1/2, 1/2 का स्क्वायर। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार से इसका अनुपात आ गया 1:4 दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब उस क्वेश्चन को फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज, क्योंकि डायरेक्ट बोल दिया समरूप त्रिभुज, इसका मतलब है त्रिभुज ए, कोई त्रिभुज मान लेता हूँ। चलो माना कि त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज बोल दिया, पहले ही बोल दिया समरूप त्रिभुज, अर्थात माना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, यह मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि दो समरूप त्रिभुज की बात किया। आगे बोलता सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं अर्थात ए डी और पी एस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज की
कायम है। मतलब दोस्तों आप सबसे पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। पिक्चर दोस्तों ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी। उसी प्रकार एक और पिक्चर दोस्तों ड्रॉ कर लीजिए, पी क्यू आर। और माध्यिकाएं हैं कौन है, ए डी, यानी ए डी यहाँ मान लिया, और पी एस इसको मान लिया दोस्तों एस। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, नो सर। तो अब इसका अर्थ समझिएगा, आपको तो डाइट दिया गया क्या दिया गया कि दो समरूप त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर। ये तो पहले ही दिया गया था, और दिया गया तो इसलिए हम लोग एक नियम पढ़े थे, इसे समझिए। क्या पढ़े थे, इसके जो संगत भुजा होगा, यानी ए बी का संगत भुजा दोस्तों कौन है, पी क्यू। उसी प्रकार बी सी का संगत भुजा कौन है, क्यू आर, और ए सी का संगत भुजा कौन है, पी आर। हमेशा आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो। इसलिए यहां से भी देख के हम कर सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये दोस्तों कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तथा एक कंडीशन और पड़े थे कि इसका कोण भी, संगत कोण भी आपस में बराबर होगा, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी, कोमा एंगल बी बराबर एंगल क्यू, कोमा एंगल सी बराबर एंगल आर। ये भी तो होंगे, हम इसके बारे में ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए, इससे इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं और इसको समीकरण 2 दे देता हूं, क्योंकि ए डी और पी एस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, ए डी और पी एस त्रिभुज की माध्यिकाएं, क्योंकि ए डी और पी एस क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं। इसलिए बी डी बराबर डी सी लिख सकते हैं, बी डी बराबर डी सी। और इसका क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का आधा लिख सकते हैं, आर बी सी। क्यों, क्योंकि क्या बोल दिया, क्योंकि ए डी और पी एस त्रिभुज की माध्यिकाएं, यानी माध्यिकाएं, इसका मतलब हुआ कि बी डी बराबर डी सी, और इस पूरे का आधा लिख सकते हैं, बी डी बराबर डी सी, और क्या कर सकते हैं, बराबर हाफ बी सी। उसी प्रकार और उसी प्रकार इस त्रिभुज में देखिए, क्यू एस बराबर एस आर, इसको और इसको बराबर लिख सकते हैं क्योंकि माध्यिकाएं एस, अर्थात पूरे का लिख सकते हैं हाफ क्यू आर। तो अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से हमें क्या पता चला, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं 2 बी डी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं बी सी ये गुना में है, तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, 2 बी डी हो जाएगा, यानी बी सी की जगह लिख सकते हैं 2 बी। उसी प्रकार दोस्तों क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, ये गुना में है, तो इधर आके दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यू एस में भाग 2 क्यू एस, यानी 2 क्यू एस। और बराबर दोस्तों क्या दिया, ए सी बटे पी। इसको कर देता हूँ समीकरण 3, ये और ये दोस्तों कट जाएंगे। अब क्या करना दोस्तों, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस में देखना है। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस में देखना। तो आप क्या देख सकते हैं, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, ए बी डी में और पी क्यू एस में एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। कारण क्या लिख देंगे दोस्तों, समीकरण 2 सी, समीकरण 2 से आ चुका था एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये कर चुके हैं दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं। और ए बी बटे
पी क्यू बराबर दोस्तों वी डी बटे क्यू एस लिख सकते हैं। कारण समीकरण 3 से ए बी बटे पी क्यू बराबर वी डी बटे क्यू एस लिख सकती है कि नहीं? समीकरण 3 से बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगला समझिए, आगे समझिए, आगे क्या है उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बोलता है तो त्रिभुज, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप देख सकते हैं एस ए एस समरूपता कसौटी लग रहा है। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस आपस में समरूप हो जाएंगे। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एस। कौन सा लगाएंगे? एस ए एस समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से। इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एस बराबर ए डी बटे पी एस हो जाएगा दोस्तों। तो इसको मैं समीकरण 4 बना देता हूँ। तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ए बी, देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई क्षेत्रफल की बात होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसका जो संगत भुजा हुआ ए बी का संगत भुजा कौन हुआ? पी क्यू, यानी इसका अनुपात ए बी बटे पी क्यू अनुपात हमेशा इसका स्क्वायर के बराबर होगा जब भी क्षेत्रफल की बात हो। मतलब बी सी का संगत भुजा कौन है? क्यू आर। तो बी सी बटे क्यू आर इन दोनों का अनुपात हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर होगा दोस्तों। उसी प्रकार ए सी और पी आर, तो ए सी का संगत भुजा कौन है? पी आर, इसके स्क्वायर होगा जब भी अनुपात की बात हो। तो अब देखिए, परंतु समीकरण 1 और 4 से हमें देखिए, परंतु समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 पे फोकस कीजिए दोस्तों। समीकरण 1 और 4 से अब देखिएगा, समीकरण 1 आपका कुछ यहाँ पे है, समीकरण 1 आपके पास सामने कुछ यहाँ है, और समीकरण 4 आपका समीकरण 4 दोस्तों यहाँ कुछ आया है। इसका मतलब हुआ ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ए बी बटे पी क्यू ए डी बटे पी एस के बराबर है। मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर और बराबर, क्योंकि ए बी बटे पी क्यू ए डी बटे पी एस के बराबर है, यानी ए बी बटे पी क्यू के जगह पे बराबर ए डी बटे पी एस लिख सकते हैं दोस्तों। और जैसे लिखे तो इसका मतलब हुआ अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए डी बटे पी एस का स्क्वायर। क्यों होगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल की बात हो रहा है। ए डी बटे पी एस कैसे आए? क्योंकि ए बी बटे पी क्यू ए डी बटे पी एस के बराबर है। जब हम जानते हैं अगर क्षेत्रफल की बात हो तो उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग है। ए बी का संगत भुजा कौन है? पी क्यू। तो ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं जब भी क्षेत्रफल की बात हो। उसी प्रकार बी सी बटे क्यू आर के क्षेत्रफल का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर। उसी प्रकार ए सी बटे पी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब क्षेत्रफल की बात हो, यानी जब क्षेत्रफल की बात हो उसके अनुपात निकालना हो तो उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। और क्योंकि देख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस, मतलब ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर हम ए डी बटे पी एस का स्क्वायर दोस्तों लिख सकते हैं। यही हमें सिद्ध करने कहा गया। तो ये दोस्तों ये 5th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप